हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे, जिसमें हम लोग डेली एक अलग न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उनको आप देखो यहाँ पे होता क्या है कि जनरल अवेयरनेस में आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो। तो ये आपके लिए एक सीरीज़ के रूप में लेके आया गया है, जिसमें हम लोग किरण की सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 21 क्वेश्चन से, और ये सारे सब आपके स्टार्ट हो रहे हैं पार्लियामेंट हेडिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की ये क्लास। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है 21 आपसे कि निम्न में से कौन है जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के स्थान पर लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर नहीं है लोकसभा में तो उनकी जगह पे कौन जा सकता है प्रिसाइड करने के लिए। ठीक है, पहले फटाफट खुद से यहाँ पे जवाब दीजिए अपनी एक नोटबुक में लेकर के, और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर क्या है। देखिए, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा था कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट के द्वारा तो कोई यहाँ पे लाजमी नहीं, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लोकसभा की तो बात कर रहे हैं। तो जब लोकसभा की बात है तो लोकसभा के द्वारा ही तो नियंत्रित होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की जा रही, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। कैसे, अभी हम लोग उसको देखेंगे। और वहीं नेक्स्ट आपका थर्ड क्या कह रहा है, पैनल फॉर्म होता है। अब देखो, स्पीकर जब भी अपनी यहाँ पे पद को ग्रहण करता है तो एक 10 सदस्यीय पैनल का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब जब भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो इन 10 सदस्यों में से वो कोई भी होगा जो स्पीकर के स्थान पर जा सकता है। अब मान लो ये 10 पैनल के स्पीकर आपके मेंबर नहीं है, फिर कौन जाएगा, फिर इसके बाद बारी आएगी आपकी जो पार्लियामेंट है, यानी जो लोकसभा है, उसके द्वारा किसी को भी सदस्य को नॉमिनेट कर दिया जाए। तो फिर से दोहराता हूं, पहले स्पीकर होगा, स्पीकर के बाद कौन आएगा, डिप्टी स्पीकर, फिर कौन आएगा, पैनल का मेंबर, और लास्ट में कौन आएगा, नॉमिनेटेड मेंबर। ये सीरीज याद रखिएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट में किसे किसे शामिल किया जाता है। पहले अपनी नोटबुक में इसको आप लिखिए और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर क्या है। देखिए, टाइम अप। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने राइट आंसर यहाँ पे अगर लगाया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 के लिए आप अपने में लिख लीजिए +1। ठीक है, और अगर गलत किया है तो उसकी जगह लिखना पड़ेगा आपको -1। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एक रेगुलर कोचिंग क्लास है आपकी, इसमें अपने आप से आपको ईमानदारी ज़रूर बरतनी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आप 2 फोटोज़ देख रहे हो, एक है आपके सामने रेड कारपेट और दूसरा क्या है, ग्रीन कारपेट। अब अगर मान लो सवाल ये आ जाए कि इनमें से कौन सा राज्यसभा है कौन सा लोकसभा है, ठीक है, तो ये जो रेड कारपेट देख रहे हो ना, ये है राज्यसभा और ये क्या है आपका लोकसभा। अब इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट को। क्यों आखिरकार, क्योंकि कोई भी बिल अगर राज्यसभा या फिर लोकसभा से पास होगा तो उसको अनुमोदित या फिर आपका साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट ही तो करता है। इसीलिए ये आपके संसद का एक अनमोल भाग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे पार्लियामेंट के बारे में, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पार्लियामेंट के जो आर्टिकल हैं वो हैं आपके 79 से प्रारंभ होकर 122 तक, और ये आता है आपका भाग 5 में। अब इसको किसी नोटबुक में अपनी एक जगह पे नोट कर लो कि संसद कौन से भाग में आता है, कौन से आर्टिकल में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, पार्लियामेंट की जो प्रणाली हमने किस देश से ली है, तो ये हमने ब्रिटेन से ली हुई है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना, और वहीं अगर बात की जाए आपसे राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम और किसके नाम से जानते हैं, तो हम इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसे सेकंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप साथ में नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 23वां सवाल क्या कह रहा है हमसे, मिनिमम एज कितनी है राज्यसभा में सदस्य बनने की। अब ये जो फोटो देख रहे हैं ये है सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, अब पहले आप यहाँ पे राइट आंसर अपनी नोटबुक में टिक कीजिए, फिर चेक कीजिएगा सही आंसर क्या है। एंड टाइम अप। तो देखिए, ये आपके सुब्रमण्यम स्वामी को 2016 में बनाया गया था मेंबर ऑफ राज्यसभा।
ठीक है। अब मेंबर ऑफ राज्यसभा यहाँ पे कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो अब मुझे बताओ जिसको अपॉइंट किया गया 2016, अब वो कितने वर्ष तक रहेगा, जरा खुद से कैलकुलेट करके लिखना तो जरा यहाँ पे। तो अब 6 वर्ष यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लगभग 2022 तक हो जाएगा, राइट। तो ये कब अपना पद छोड़ेंगे, 2022 में। अब इस पे हम लोग फिर से लौटेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तो अपने आप को दीजिए +1, और अगर गलत किया है तो ईमानदारी से वहां लिख दीजिए -1, ठीक है। तो जितना पीछे जाओगे उतनी ही आपको मेहनत करनी है, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करें राज्यसभा के बारे में। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि राज्यसभा को यहाँ पर अगर हम लोग कहते हैं क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उन्हें यहाँ पर चुनता भी कौन होगा, उन्हें चुना जाता है MLA के द्वारा। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में और राज्यसभा के बारे में। तब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा क्या गया है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में किस आधार पर कार्य किया जाता है, ठीक है। पहले खुद से यहाँ पे ऑप्शन टिक कीजिए, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। अब पहले तो समझो कि शक्तियां कौन कौन सी हैं। एक शक्ति होती है एग्जीक्यूटिव की, इसके प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरी शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी, और तीसरी शक्ति आपकी कौन सी होती है, अगर मैं इसको कहूं पार्लियामेंट यानी कि संसद, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 3 शक्तियां हैं हमारे पास। तो इन 3 शक्तियों में अगर विभाजन है, यानी हर एक अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, तो इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। और ये किस में होता है आपका, ये होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, जहां राष्ट्रपति होता है सीधे लोगों के द्वारा चुना हुआ। और वहीं अगर बात की जाए बैलेंस ऑफ पावर, या बैलेंस ऑफ पावर से ज़्यादा अगर आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि डिपेंडेंसी ऑन पावर, ठीक है। यानी यहाँ पे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो वो होता है आपका पार्लियामेंट्री व्यवस्था में। कैसे कि अगर भले ही यहाँ पे आपने राष्ट्रपति को चुन लिया, फिर भी एक अलग से मुखिया बनता है आपका कौन, प्रधानमंत्री। तो ये कौन सी व्यवस्था में आता है, ये आता है संसदीय व्यवस्था में। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की जगह पे किस में होगा, बैलेंस ऑफ पावर या फिर डिपेंडेंस ऑफ पावर। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, और यहां पे ये नोट कर लेना जो अभी मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वां सवाल लेते हैं। मैक्सिमम टाइम इंटरवल पूछा गया है संसद के 2 अंतराल में, जहां पे आपके सेशंस होते हैं, 2 सत्र होते हैं। पहले खुद से टिक कीजिए ऑप्शन क्या आपको सही लग रहा है, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, ठीक है। अब देखो पहले इसको समझो कि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपने किया था, तो अपने आप को देंगे +1, और अगर नहीं किया है तो आप क्या देंगे, यहाँ पे अपने आप को -1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोचिंग का पूरा फायदा उठाना है, और उसका सबसे सही तरीका है रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास 3 आपके सेशंस होते हैं। एक होता है बजट। अब इसके लिए देखो बहुत एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। बजट जो है वो बारिश में भीगकर उसको सर्दी लग गई, बजट जो है बारिश में भीगकर सर्दी लग गई, यही 3 सेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो जो बजट सेशन होता है आपका, ये शुरू होता है साल के प्रारंभ में यानी फरवरी में, ठीक है। और वहीं जो बारिश का यानी मॉनसून सेशन जो होता है, वो जब बारिश हो रही होगी तो बारिश का महीना कौन सा है, जुलाई होता है। और सर्दियां सबसे ज़्यादा कड़ाके की कब होती हैं, नवंबर में। तो फरवरी, जुलाई और नवंबर में ये सेशंस होते हैं। अब इन्होंने ये कहा है अधिकतम मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना कहा है इन्होंने, 6 महीने। तो मुझे बताओ अगर सेशंस के बीच में अंतराल हो जाएगा 6 महीने, तो कुल कितने सेशंस चल पाएंगे, 2 ही चल पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लेना कि अगर मैक्सिमम टाइम इंटरवल होगा 6 महीने, तो वहाँ पर आपके केवल 2 ही सत्र चल सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, इनको भी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल क्या कह रहा है, शिक्षा किससे संबंधित है। पहले यहाँ पे खुद से ऑप्शन को टिक करें और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट जो है आपकी ये 3 प्रकार की दिख रही है आपको, 1, 2 और 3। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इसमें भागीदारी होती है राज्य की भी और केंद्र की भी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंकरेंट लिस्ट। तो इसके अंतर्गत आता है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। एक चीज़ और याद रखिएगा
कई बार ये भी आया है कि ये लिस्ट में कौन से नंबर पे यानी स्थान पे आता है, तो ये 25वें स्थान पे आता है। तो अब आपको ये नोट भी करना होगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखो अगर एजुकेशन की बात की जा रही है तो किस प्रकार की एजुकेशन को हम यहाँ रखते हैं, तो आपने डिप्लोमा सुने हैं, जो आपके यहाँ पे डिप्लोमा होते हैं पॉलिटेक्निक वाले, यानी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्टर की डिग्री होती है मेडिकल एजुकेशन, और जो आप जाके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये 3 शिक्षा की बात की गई आपके संविधान में। अच्छा एक चीज़ और जान लो, आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, ठीक है, तो ये जो स्वास्थ्य होता है ना, ये स्वास्थ्य कौन सी लिस्ट में है, ये है स्टेट लिस्ट में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 27वां क्या कह रहा है हमसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स पूछा है राज्यसभा में। 5 सेकेंड है, जल्दी से पहले इसका खुद से आप यहाँ पे राइट ऑप्शन टिक कीजिए। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 250। देखो राज्यसभा में आपके जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो राज्य के एमएलए के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अधिकतम सीटें कुल कितनी हैं, ऐसे समझो कि बस में 250 सीटें हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसमें पैसेंजर केवल 245 बैठते हैं। तो वर्तमान समय में उसकी सीटें अभी कितनी है, वर्तमान में 245, लेकिन कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, 250 तक। यही सवाल पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर यानी कुल कितनी बस की क्षमता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रख लो, अगर बात की जाए सबसे अधिक सीटें किसके पास हैं, तो यूपी के पास हैं 31, और वहीं न्यूनतम की बात की जाए तो त्रिपुरा जैसे जो राज्य हैं उनके पास है लगभग 1 सीटें, ठीक है। अब इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्या कह रहा है हमसे, जॉइंट सेशन जो है 2 सदनों का, उसे किसके आधार पर चलाया जाता है, ठीक है। पहले खुद से टिक कीजिए ऑप्शन को और फिर चेक कीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है। चलिए टाइम अप। तो देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है तो अपने आप को दीजिए +1, और अगर नहीं किया है तो -1, ठीक है। तभी आपको ऑनलाइन कोचिंग का पूरा फायदा मिलेगा जब रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जॉइंट सेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है जॉइंट सिटिंग, यानी जॉइंट सिटिंग का मतलब जब दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आके बैठते हैं तो उसको कहते हैं जॉइंट सिटिंग, ठीक। अब देखो इसको याद कैसे किया जाए, बहुत आसान है। तो जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, इसको याद कर लो, बुलाएगा राष्ट्रपति। तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी जो मुखिया बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा स्पीकर। कौन बनेगा, स्पीकर। तो बुलाया किसने था, राष्ट्रपति ने, और आयोजित कौन कर रहा है, स्पीकर आयोजित कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से बिल के अंतर्गत जॉइंट सिटिंग को लागू नहीं किया जाता, तब उसका आंसर हो जाएगा मनी बिल। अब इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि मनी बिल के दौरान जॉइंट सिटिंग को लागू नहीं किया जाता है, ये अपने में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 क्या कह रहा है हमसे कि प्रेसिडेंट रूल को राज्य में कब लागू किया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन पूछी गई है प्रेसिडेंट रूल की, फटाफट बताइए इसका आपके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा। अपनी कॉपी में इसको टिक कर लीजिए पहले। चलिए अब समय है खुद को चेक करने का। तो देखो अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 4 तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, ठीक है। और अगर नहीं तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या लिखना है, -1। तो देखो मतलब क्या है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में आता है, आपका आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और याद रखना, प्रेसिडेंट रूल को तभी लगाया जाता है जब राज्य कहना नहीं मानता, इतना याद रख लो। अगर राज्य यानी स्टेट कहना नहीं मान रहा तभी प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें गवर्नर को सारी शक्तियां आ जाती हैं और सीएम की सारी शक्तियां क्या हो जाती हैं, वहाँ पे क्षीण हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती बल्कि क्षीण हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बाकी ऑप्शंस की भी बात करूं तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा था कि स्टेट कैबिनेट का मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे, तो अगर रिजाइन भी कर देगा तब भी वहाँ पे दूसरा कोई भी अपॉइंट हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो और दूसरा ऑप्शन भी मैं देख लूँ तो गवर्नर अगर मर गया तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, अगर इलेक्शन को अनाउंस भी किया गया है तब भी वहां पे एक मेंबर या कह सकते हैं सीएम आपके रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे 3 अगर ऑप्शंस गलत हैं तो राइट अपने आप क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में जो बिल है उसे सिलेक्ट कमेटी के पास कब भेजा जाए,
ठीक है, पहले खुद से यहाँ पे आप ऑप्शन को टिक कीजिए, कोशिश कीजिए और फिर चेक कीजिएगा राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर ऑप्शन नंबर 4 किया है तो +1 करें, और नहीं किया है तो -1 करें अगर गलत किया है तो। अब देखो होता क्या है, हमारे यहाँ पे किसी भी अगर बिल को पास करना, मैं कह रहा हूँ अगर आपको अपने घर में भी अगर अपने घर में मान लो पैसा मांगना है, ठीक है, तो वो बिल पास करने की तरह ही तो होता है। तो आपने पहली बार में जाकर के अपने घर वालों को बताया कि मम्मी पैसा चाहिए, तो ये हो गई फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फिर आप दोबारा गए, आपने उसमें संशोधन कर दिया कि मम्मी 100 रुपये नहीं चाहिए, 500 रुपये चाहिए, तो वो जो दूसरी बार में गए तो उसमें आपने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, वो हो गई सेकंड रीडिंग। अब आप तीसरी बार में गए, अब आपने कहा देना हो तो दे दो वरना मना कर दो, तो ये हो गया स्वीकार अथवा अस्वीकार। तो यही 3 रीडिंग्स होती हैं। अब इसको अपनी नोटबुक में याद कर लो, ठीक, नोट कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको तीनों रीडिंग्स भी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, ये डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं। कैसी कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल कमिटी होती हैं, जिसमें जांचने के लिए भेजा जाता है कि बिल में आखिरकार क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं अब ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31 क्या कह रहा है हमसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के बारे में पूछा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लागू करना है यहाँ पे गाय को मारने से या गौ हत्या संबंधित कानून को, तो कौन से ऑप्शंस में से यहाँ से वो लागू कर सकता है। पहले खुद से टिक कीजिए यहाँ पे अपना हिसाब से आप ऑप्शन को, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। देखिए टाइम अप। तो देखिए अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर 4 तो अपने आप को दीजिए +1, और अगर नहीं किया है तो -1 देना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। अगर मैं देखो ऑप्शन नंबर 3 की बात करूँ तो इमरजेंसी पावर की बात की गई है। तो यहाँ पे एक देखो शब्द पढ़ रहे हैं इनेबलिंग, मतलब क्या है, मतलब उन्हें करना है, सक्षम होना है। ठीक है, तो इमरजेंसी से यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काउ स्लॉटर से संबंधित है ना हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 22 क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 248 के अंतर्गत रेजिडुअरी पावर। यहाँ पे लगता है अगर लगना होता तो आर्टिकल नंबर 249 लग सकता था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और वहीं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, एनिमल क्रूएलिटी की प्रिवेंशन के लिए। तो मुझे बताओ अगर ये अगर पहले से लागू हो चुका है तो ये दोनों राज्यों के बीच में लागू, क्योंकि लिस्ट कौन सी है, तीसरी है ना, और तीसरी में राज्य और केंद्र को दोनों को यहाँ पे क्या है, शक्ति हासिल है। तो अगर केवल केंद्र सरकार को कार्य करना है तब वो किसका सहारा लेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल नंबर 48 का। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेना, 48A में जंगल से संबंधित यहाँ पर नियम बताए गए। नियम क्या मतलब, वहाँ पे कह सकते हैं कि नीतियाँ बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। 32वां सवाल क्या कह रहा है, सैलरी के बारे में पूछा गया है कि MP की सैलरी को डिसाइड कौन करेगा। पहले खुद से यहाँ पे नोटबुक में टिक कीजिए, फिर चेक कीजिए राइट आंसर। देखिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या किसके बारे में पूछा गया है, पार्लियामेंट के सदस्य के बारे में, राइट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब बात होती है संसद की, तो मुझे बताओ अगर घर की बात होगी तो घर ही तो उसको सुलझाएगा। तो संसद के लिए यहाँ पर संसद के लिए एक नियम पालिका चलाई जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं पार्लियामेंट एक्ट। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत ही आता है आपका मेंबर की सैलरी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अगर ये है तो अपने आप को दीजिए 1 नंबर, वरना दे दीजिए -1। ठीक है, उम्मीद का तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सैलरी और अलायंस जो होती है उसे डिसाइड कौन करेगा, उसे खुद संसद के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 33वां सवाल पूछा क्या गया है कि अगर प्रोरोग या अवसान करना है दोनों सदनों का तो ये अधिकार किसके पास है। ठीक है, पहले खुद से टिक कीजिए, फिर चेक कीजिए राइट आंसर। अच्छा एक चीज़ और, केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जो पालन करते हैं। तो एक चीज़ रखना, जो हमेशा फॉलो करता है ना रूल्स को, उसको हमेशा लाभ मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका,
33। तो 33 का अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाया है 1 तो अपने आप को दीजिएगा +1, अगर नहीं लगाया है तो -1। तो एक चीज़ देखो जान लो, प्ररोग का मतलब क्या होता है। पहले तो अवसान का मतलब समझ लो। तो अवसान का मतलब ये होता है कि अगर सत्र यानी सेशन खत्म हो रहा है, सत्र का मतलब वही बजट वाला, मानसून वाला, ठीक है, अगर ये खत्म हो रहा है तब राष्ट्रपति के द्वारा इसको नोटिफाई यानी कि इसको लिए समाचार भेजना हो या फिर इसको खुद ही क्या करना हो, समाप्त करना हो, तो इन दोनों प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को प्रोरोगेशन कहा जाता है। तो ये अधिकार किसके पास है, केवल प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे भंग करने का अधिकार किसके पास है। देखिए यहाँ पे शब्द बदल गए हैं, पहले पूछा गया था सदन के बारे में, सॉरी यहाँ पे आपके सेशन के बारे में, अब पूछा गया है आपसे संसद के बारे में, ठीक है, नहीं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। पहले खुद से टिक कीजिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है यहाँ पे राइट आंसर, फिर चेक करते हैं। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको डिसॉल्व करता है। कैसे, अब पहले इसको डिसॉल्व का मतलब समझो। डिसॉल्व का मतलब देखो यहाँ पे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि राज्यसभा अगर एक स्थायी सदन है तो इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो केवल डिसॉल्व किसको कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा को जब भी अगर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो डिसॉल्व केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है, आपका प्रेसिडेंट। तो अगर ये डिसॉल्व हो गया तो फिर से नए इलेक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को चीफ ऑफ सेक्रेटरीट किसके द्वारा इलेक्ट या अपॉइंट किया जाता है। पहले शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, पहले खुद से टिक कीजिए राइट आंसर, फिर चेक कीजिए। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। एक चीज़ देखो पहले जान लो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है ना, तो ये तो लोकसभा के अंदर की ही बात होगी। ठीक है, तो इसका इलेक्शन तो नहीं होता होगा, इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे पहले 2 ऑप्शन क्या हो गए आपके, गलत हो गए। अब इसको क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो मुझे बताओ लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, स्पीकर ही तो होता है। तो यानी उसको अपॉइंट भी कौन करेगा, स्पीकर ही तो करेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं करूं वर्तमान समय के अगर सेक्रेटरी जनरल, तो अभी कौन है आपके, तो उनका नाम है TN विश्वनाथन। अब इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, TN विश्वनाथन। ठीक है, तो सेक्रेटरी जो आपके जनरल होते हैं ये सचिव के पद के बराबर होते हैं, सचिव पद जो IAS IPS वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया 0 आवर यहाँ पे भारत की संसदीय प्रणाली में कब शुरू किया गया। पहले खुद से टिक कीजिए राइट आंसर कौन सा वर्ष होगा, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपने किया ऑप्शन नंबर 2 तो दीजिए अपने आप को +1, वरना दीजिए -1। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी एंड में आपके लिए क्विज भी होगा, तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए क्विज के तौर पे वो आप खुद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ हमेशा जान लो, 0 आवर से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना, 2 टाइप के आवर होते हैं लोकसभा में। एक होता है क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर शुरू होता है 11 से 12 के में। ठीक है, फिर इसके बाद यानी अगला घंटा जो होता है यानी कब से, 12 से 1 का, इसको कहा जाता है 0 आवर। क्वेश्चन आवर तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई आकस्मिक अचानक से सवाल आया या फिर कोई आपको जिज्ञासा यहाँ पे क्लियर करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे 0 आवर होता है, जिसको 1962 में लागू किया गया। और अगर पूछ लिया जाए 1952 में क्या हुआ था, तब बताएंगे राज्यसभा की स्थापना। उम्मीद करता हूँ अब ये नोट कर लेंगे अब आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा यहाँ पे संविधान के द्वारा का कितना संख्या उनकी तय की गई है। पहले खुद से टिक कीजिए, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर।
देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 के लिए दीजिएगा +1, वरना अपनी कॉपी में कर लीजिए -1। तो देखो 552 तो हो गया लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स, और वहीं 250 किसकी हो गई आपकी राज्यसभा की। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लो, अभी वर्तमान समय में मैंने वही बताया था कि बस की फुल कैपेसिटी कितनी है 552, लेकिन लोकसभा में 552 के स्थान पे अभी सीटें कितनी हैं कुल 545। इसी तरह राज्यसभा में 250 सीटों के स्थान पे कुल कितना है यहाँ पे 245। तो इसको याद कर लो, 545 वर्तमान समय में है और राज्यसभा में 245 है, ठीक है। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 1/3 मेंबर्स को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनके पद से समाप्त कर, या उनके जो है वहाँ से रिक्त स्थान हो जाता है, ठीक है। चलो अब ये भी पॉइंट अपना नोट कर लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 38 क्या कह रहा है हमसे, पूछा गया है कि अगर यहाँ पर अपोजिशन ग्रुप को, या कह सकते हैं जो चीफ पार्टी है अपोजिशन की, उसके लिए कुल कितनी यहाँ पे सीटें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। पहले खुद से टिक कीजिए फिर चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन टिक किया ऑप्शन नंबर 4 तो खुद को दीजिए +1, वरना दीजिएगा -1, ठीक है। अब याद रखिएगा जो आपका 40th क्वेश्चन होगा वो आपके लिए क्विज होगा। तो 110 की टोटल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, तो मुझे बताओ लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं 545, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 55 सीटें। यानी अगर कोई भी पार्टी 55 सीटें जीत लेगी तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन का यहाँ पे पद ग्रहण कर सकती है। और इसी तरह राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए आपकी, लगभग 25 सीटें। अब इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 तो 39 में क्या पूछा गया, मिनिमम एज पूछी गई है लोकसभा में चुनने के लिए। पहले खुद से टिक कीजिए फिर आप देखते हैं सही आंसर। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 वर्ष। और वहीं 30 साल किसके लिए होती है, राज्यसभा के लिए, राइट। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये यहाँ पर लोकसभा के लिए हर आपके 10 साल पे, कितने साल पे 10 साल पे सीटों का जो बंटवारा है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसी को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहा जाता है। अच्छा अगर लोकसभा की बात की जाए तो कुल कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। इसमें 2 पद होते हैं आपके, एक होता है स्पीकर का और दूसरा किसका होता है, डिप्टी स्पीकर का, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, इसी लोकसभा के अंतर्गत एक एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून भी है आपका। तो ये कौन से शेड्यूल के अंतर्गत है, ये है आपका शेड्यूल 10 के अंतर्गत। तो चलिए अब टाइम है आपके क्विज के लिए। तो ये है आपका क्विज का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टैक्स है, ध्यान से सुनिएगा, जो केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूँ, ऐसा कौन सा टैक्स है जो केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है। इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको अपने गलत सही के अलावा एक दूसरे से भी कंपटीशन करने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटी के बारे में। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था चोलास के बारे में, उससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।